शरीर को मारने के लिए गर्दन की नस पर वार करो। यूक्रेन इस तरीके से वाकिफ है और उसने हाल ही में कब्जे वाले क्रीमिया को जिंदा रखने वाली मुख्य धमनी पर करारा वार किया है। अब 15 लाख रूसी क्रीमिया पर कब्जा करने के अपने फैसले पर मायूसी में डूबे हैं। यूक्रेन की क्रीमिया के रूसीकरण को खत्म करने की योजना का अंतिम चरण अब पुल पर आकर टिकता है। ये वही पुल नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। केरच पुल मुख्य भूमि रूस को क्रीमिया से जोड़ता है और इस पर काफी ध्यान दिया जाता है। रूस ने कब्जे वाले प्रायद्वीप में 19 किमी लंबी जीवन रेखा बनाने में 3.7 अरब डॉलर लगाए हैं। इसकी वजह भी है, यह रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले मुख्य सीधा सड़क मार्ग के रूप में काम करने वाला था, जिससे ये पुतिन की सेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मुख्य पुल ही एकमात्र नहीं है जो पुतिन की मदद करता है कि क्रीमिया का रूसीकरण बना रहे। एक और पुल है जो पुतिन के आक्रमण के समय से रूस के लिए ज्यादा अहम रहा है। चोर्निहिव गांव का यह पुल यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिणी इलाकों को क्रीमिया से जोड़ता है। ये पुल खेरसॉन ओब्लास्ट से होकर झाकोए क्रॉसिंग का हिस्सा है और ये एक प्रमुख भूमि मार्ग का हिस्सा है जो कब्जे वाले क्रीमिया को यूक्रेन के उन हिस्सों से जोड़ता है जो वर्तमान में रूसी नियंत्रण में है। संक्षेप में, यह पुल और इससे जुड़ी सड़कें रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये एक लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के रूप में काम करती हैं, जिससे खेरसॉन और क्रीमिया के बीच सैनिकों और आपूर्ति को लाया ले जाया जा सकता है। चेनार पुल का प्रतीकात्मक महत्व है। पुतिन के आक्रमण के वक्त इसी पुल से रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में तेजी से सैनिक भेजे। चेनार पुल की वजह से रूस ने युद्ध के शुरुआती हफ्तों में बड़ी सफलता पाई। अटकलें हैं कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के गद्दारों ने भी रूस को पुल का इस्तेमाल करने में मदद की, जिससे यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा आसान हुआ। अटकलों के बावजूद बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर भी ये दिखाता है कि चेनार ब्रिज अक्सर उससे कहीं बड़े और कहीं ज्यादा प्रभावशाली कर्च ब्रिज की चमक में दब जाता है। यूक्रेन ने अभी हाल ही में उस पुल को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये खबर 7 जून को सामने आई थी। यूक्रेनी सेना द्वारा रात भर चलाए गए ड्रोन ऑपरेशन ने चेनार ब्रिज को निशाना बनाया था। यह ऑपरेशन सफल रहा। पुल को इतना नुकसान हुआ है कि मरम्मत में महीनों लग सकते हैं, जिससे क्रीमिया और कब्जे वाले यूक्रेन की मुख्य कड़ी टूट गई है। यह मुख्य शिरा है जिससे एक हिस्सा कट जाने पर शायद यह कभी ठीक न हो सके। और जो हम यहाँ देख रहे हैं वह यूक्रेन की क्रीमिया को मुक्त कराने की योजना के अंतिम चरण में प्रवेश है। यूक्रेन पहले अलग थलग करता है, फिर नष्ट कर देता है। ये रणनीति पुतिन के लिए हर तरह की समस्याएं पैदा कर रही है, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। पहले एक हमले की बात करें। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन की पहली अलग असॉल्ट बटालियन ने कोड 9.2 ड्रोन यूनिट के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन में पुल तोड़ दिया। यूक्रेन का लक्ष्य सीधा था, रूस द्वारा कब्जाए गए क्रीमिया से खुलियापोला सेक्टर में अग्रिम मोर्चे तक कर्मियों और आपूर्ति पहुंचाने के लिए रूस जो एकमात्र मुख्य मार्ग इस्तेमाल कर सकता है उसे काट देना। दिमित्रो फिलातोव, पहली अलग असॉल्ट बटालियन के कमांडर, ने कहा कि हमला सिर्फ यूक्रेन के पास मौका होने की वजह से नहीं किया गया, इसका एक विशेष उद्देश्य था। फिलातोव के अनुसार ये खासकर 37वीं मोटर राइफल ब्रिगेड की ईंधन और लुब्रिकेंट्स की आपूर्ति के रास्ते रोकने के लिए किया गया। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह एक यूक्रेनी रणनीति है जिसने पूरे 2026 में कमाल कर दिया है। पीछे की लॉजिस्टिक्स को तोड़कर रूस को मोर्चे पर कमजोर करना। इसका नतीजा एक ऐसा हमला था जिसे कोड 9.2 यूनिट के अलेक्जेंडर नास्तेंको के अनुसार सुधारने में काफी मेहनत लगेगी। और इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन ने वही किया है जिसका उसने दावा किया था। कोड 9.2 यूनिट ने 7 जून के एक वीडियो में हमें दिखाया कि इस हमले की तैयारी कैसे की गई थी। सबसे खास पल लगभग 1 मिनट के निशान पर आता है जब हम उन ड्रोन का दृश्य देखते हैं जिन्हें यूक्रेन ने इस्तेमाल किया था, जैसे ही वे खेरसोन से क्रीमिया की मुख्य धमनी पर जाकर टकराते हैं। हमें यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेशन के अंदरूनी कामकाज की भी एक झलक मिलती है, जिसमें कमांड सेंटर की कुछ झलकियां दिखाती हैं कि यह ऑपरेशन कितना हाईटेक था। वीडियो में कहा गया है कि यह कोई अकेली कार्रवाई नहीं बल्कि एक व्यवस्थित काम है। ये वो काम भी है जिसमें यूक्रेन ने पहली बार एक बिल्कुल नया मध्यम दूरी का ड्रोन इस्तेमाल किया है। लेकिन उससे पहले
कोड 9.2 यूनिट का वीडियो ही चेनेर ब्रिज को भारी नुकसान का एकमात्र प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, और सबूत रूस के अधिकारियों से मिलते हैं। वे घबरा गए हैं और उन्हें होना भी चाहिए। अब उन्हें पुतिन को यह समझाना पड़ेगा कि रूस के युद्ध प्रयास के लिए महत्वपूर्ण पुल पर हमला कैसे हुआ और रूस की वायु रक्षा प्रणाली एक बार फिर यूक्रेन के हमले को रोकने में पूरी तरह विफल क्यों रही। इसमें नए ड्रोन की भी कुछ भूमिका है, पर रूस के लिए फिलहाल सिर्फ नुकसान अहम है। रूसी कठपुतली वोलोडिमीर साल्दो, जिन्हें क्रेमलिन ने कब्जे वाले खेरसोन का प्रमुख नियुक्त किया है, ने पुष्टि की है कि उस पुल को नुकसान पहुंचा है जो लेक सिवाश को पार कर कब्जे वाले यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ता है। रात के समय यूएवी हमले के परिणाम स्वरूप चोरनिहु बस्ती के क्षेत्र में पुल के डेक को नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा कारणों से झानकोई चेक पॉइंट अस्थायी रूप से बंद है। वाहन अब आर्मियांस्क और पेराकोप चेक पॉइंट से गुजर रहे हैं, साल्दो ने कहा। इस टिप्पणी में कई दिलचस्प बातें हैं, लेकिन ड्रोन के मलबे का उल्लेख नहीं है। वही पुराना बहाना नहीं बनाया गया जिससे दिखता है कि साल्दो को मॉस्को से जानकारी नहीं मिली। तुम्हें यूक्रेन की सफलता की पुष्टि नहीं करनी थी साल्दो। तुम्हें दुनिया को बताना चाहिए था कि रूसी वायु रक्षा ने यूक्रेनी ड्रोन उन्हीं ठिकानों पर गिरा दिए जिन्हें यूक्रेन निशाना बनाना चाहता था। साल्दो जिन चेक पॉइंट्स का जिक्र करता है वे भी है आर्मियांस्क और पेराकोप अच्छे विकल्प नहीं है। दूसरा रास्ता बहुत संकरा है जो उन बड़े सैन्य काफिलों के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्हें रूस को क्रीमिया और यूक्रेन के कब्जे वाले दक्षिणी क्षेत्रों के बीच ले जाना पड़ता है। आर्मियांस्क थोड़ा मजबूत है, लेकिन उस रास्ते का छोटा पुल रूस के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर वह चेक पॉइंट इस्तेमाल करता है तो क्या वही क्रीमिया को रूस से मुक्त करने की यूक्रेन की रणनीति का अगला निशाना होगा? समय बताएगा। फिलहाल रूस उस रास्ते के विकल्प खोजने में जुटा है जो RR 280 हाईवे से जुड़ता है, जिसे यूक्रेन ने मई के ज्यादातर समय में निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना और ड्रोन इकाइयों ने हाईवे पर आंशिक हवाई नियंत्रण पा लिया है। हाल ही में उन्होंने वहां दर्जनों रूसी वाहन नष्ट किए हैं। रणनीति अब अगले चरण में है। पहले वाहनों को नष्ट करो, फिर उन पुलों को नष्ट करो जो रूस को RR 280 पर वाहन भेजने देते हैं। यह यूक्रेन की तरफ से शानदार है और यह रूस के लिए क्रीमिया खोने का कारण बन सकता है। यूक्रेन की यह कार्रवाई पहली बार नहीं है। अगस्त 2023 के चोरनिहु पुल हमले के बाद से यह अगला प्रतीक्षित कदम है। उस हमले में यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल करके पुल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। हालांकि उस समय रूसी अधिकारियों ने दावा किया था कि केवल एक मिसाइल ही अपने लक्ष्य पर लगी, बाकी को वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। इस बार रूस को किस्मत का साथ नहीं मिला। यूक्रेन ने चेरनिहिव पुल पर हमले में पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। 7 जून के हमले में जो भी ड्रोन अपने लक्ष्य पर लगे वे सभी यूक्रेन में बने थे, और उनमें से एक ड्रोन ऐसा था जिसने यूक्रेन युद्ध में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वह ड्रोन यूक्रेन के लिए गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम जाने क्यों, एक छोटी सी याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपको चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। नया ड्रोन जंग में आया है। यह क्या है? इसका नाम ही बताता है कि यूक्रेन का यह हथियार इतना खतरनाक क्यों है। बेहिमोत आ गया है। रिपोर्टों के अनुसार यूक्रेन ने पहली बार फायर पॉइंट के FP ड्रोन के साथ अपना नया ड्रोन तैनात किया। बेहिमोत हाल ही में मई 2026 में रिपोर्टों से पहले पेश हुआ और इसकी खूबियां यूक्रेन के मिड रेंज स्ट्राइक हथियारों में बेहतरीन जोड़ है। कुनवर एरोस्पेस और ग्लेफर द्वारा विकसित बेहिमोत की स्ट्राइक रेंज 300 किलोमीटर है और इसका ड्यूअल वॉरहेड डिजाइन इसे दोहरी तबाही की क्षमता देता है। ड्रोन की नाक में 40 किलो वजनी हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड है, जिसके पीछे एक और वॉरहेड लगा है। 35 किलोग्राम वजनी ये दूसरा वॉरहेड थर्मोबैरिक है, जिसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। ये वॉरहेड्स बेहद घातक है। लक्ष्य पर लगते ही विस्फोटक चार्ज कंटेनर खोलता है, जिससे ईंधन मिश्रण बिखरकर वॉरहेड से निकलने वाले बादल की तरह दरारों में जाता है। फिर सेकेंडरी चार्ज बादल को विस्फोटित कर आग का बड़ा गोला बनाता है। विस्फोटक तरंग वैक्यूम बनाकर आसपास की ऑक्सीजन खींच लेती है, जिससे वॉरहेड इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उपकरण और मजबूत इमारतें भी नष्ट कर सकता है। या इस मामले में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट करने के लिए
जिसकी रूस को क्रीमिया पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए जरूरत है। बेहेमत जितना ताकतवर है उतना ही लक्ष्य साधने में भी माहिर है। यह ड्रोन कई तरह के नियंत्रण मोड्स प्रदान करता है, जिसमें FPV ऑपरेशन और स्वायत्त व अर्ध स्वायत्त नेविगेशन शामिल है, ताकि यह अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। यह कम ऊंचाई पर उड़ता है, जिससे वायु रक्षा के लिए इसे रोकना मुश्किल होता है। वे प्रणालियां स्कैन कर रही हैं। बेहिमोथ रडार के नीचे उड़कर हमला करता है। अब समझ आ गया कि यूक्रेन ने चोर्निहिव पुल कैसे तोड़ा। संभवतः FP ड्रोन ने लगभग 170 किलोग्राम के पेलोड से शुरुआती नुकसान पहुंचाया। संभवतः यूक्रेन ने FP2 का उपयोग किया था। यह पुल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं था, लेकिन इससे नुकसान जरूर हुआ और ऐसी दरारें और छेद बन गए जिनका फायदा बेहेमत ड्रोन उठा सकता है। एक और थर्मोबैरिक हमला उन दरारों को बड़े छेदों में बदलकर चोर्निहिव पुल को लंबे समय के लिए सेवा से बाहर कर देता। रूस के लिए चोर्निहिव पुल का नुकसान एक बहुत बड़ा झटका है, और अगर अब यूक्रेन उस यार्मियांस्क मार्ग की ओर देख रहा है जिसे रूस ने विकल्प के रूप में चुना है, तो जल्द ही एक और पुल पर भी बेहिम्मत की मार पड़ सकती है। यूक्रेन धीरे धीरे रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के सभी जमीनी रास्ते काट रहा है और शायद सबसे बड़े रास्ते पर फिर हमला करने की तैयारी में है। वीडियो की शुरुआत में केर्च पुल का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि 5 जून को यूक्रेन ने उसकी सुरक्षा में तैनात एक रूसी सीमा गश्ती जहाज नष्ट कर दिया। स्वेतलिया क्लास जहाज पर रिपोर्ट से एक दिन पहले हमला हुआ, जो रूस के पुल के आसपास बनाए नौसैनिक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा है। उस नेटवर्क का काम समुद्री रास्तों की निगरानी है। यूक्रेन ने इसका एक हिस्सा खत्म कर दिया। ये संभवतः यूक्रेन की अंतिम तैयारी है। चेर्निहिव पुल के बाद केर्च पुल पर हमला पुतिन को स्पष्ट संदेश देगा। आपके सभी जमीनी रास्ते अब यूक्रेन के हैं। क्रीमिया भी जल्द यही करेगा। यूक्रेन ने 7 जून को बड़ा हमला किया था और अब वो चुपचाप रूस के केर्च पुल के सुरक्षा नेटवर्क को खत्म कर रहा है, जिससे भविष्य में और बड़ा हमला हो सकता है। अब क्रीमिया पर ध्यान दें। प्रायद्वीप पर कब्जा किए बैठे 15 लाख रूसी डर से ये देख रहे होंगे। फिर उन्होंने ऐसा हमला देखा जिससे वे यूक्रेनी मुख्य भूमि से कट गए और क्रेमलिन से मदद मांग रहे हैं, जो नहीं मिलेगी। यह यूक्रेन की मध्यम दूरी की प्रहार रणनीति का उदाहरण है। यह अभियान क्रीमिया को रूसी प्रभाव से मुक्त करने के अंतिम चरण की तैयारी कर रहा है। रूस की पिछली पंक्ति, खासकर क्रीमिया से जुड़े हिस्से, मई जून में लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं। हम पहले ही यूक्रेन के RR 280 हाईवे पर हमलों का जिक्र कर चुके हैं और चेनार ब्रिज पर हमला भी उसी मुहिम का हिस्सा है। 2023 के असफल यूक्रेनी जवाबी हमले के मुख्य उद्देश्यों में से एक उस जमीनी गलियारे को काटना था। अब जो तरीका अपनाया जा रहा है वह अलग है। यूक्रेन अभी कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो नियंत्रण के लिए एक विषम अभियान चला रहा है, जो 2026 में सुर्खियों में आए नए जनरेशन के मिडिल रेंज ड्रोन पर काफी हद तक निर्भर है। मई के अंत में यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें मंत्रालय लगभग $113 मिलियन उन ड्रोन यूनिट्स में लगाएगा जो रूसी लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रही है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार यह कार्यक्रम 2026 में यूक्रेन के 1000 से अधिक जियो लोकेटेड मिडिल रेंज स्ट्राइक पर आधारित है। यह RR 280 हाईवे के खिलाफ अभियान से मेल खाता है, जिसने इस अहम स्थलीय गलियारे को नरक जैसी सड़क बना दिया है। लेकिन यूक्रेन के निशाने पर सिर्फ RR 280 और वे पुल ही नहीं हैं जो कब्जे वाले यूक्रेन को उस सड़क से जोड़ते हैं। सचमुच जो भी चीज क्रीमिया पर रूसी कब्जे की सेवा करती है वह यूक्रेन के नए ड्रोन के निशाने पर है। जो भी व्यक्ति इस बात पर ध्यान देता है कि यूक्रेन हमले कैसे करता है, वह पहले से ही अंदाजा लगा सकता है कि 7 जून को चेनार ब्रिज को तोड़ना देश का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। उसी दिन यूक्रेन की विशेष अभियान बलों ने खुद क्रीमिया के अंदर रूसी तेल ढांचे पर तबाही मचाने वाली कई हमले किए। यूक्रेन ने क्रीमिया के सेमीकोलोडिजियांस्का ऑयल डिपो और फियोडोसिया के समुद्री ईंधन टर्मिनल को निशाना बनाया, क्योंकि उसका अभियान कब्जे वाले क्रीमिया को उस ईंधन से वंचित करने के लिए है जो पुतिन को नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। ईंधन हटाओ तो 1.5 मिलियन कब्जाधारियों की प्रायद्वीप पर रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। यह रूस की हर स्तर पर घेराबंदी करने वाली मध्य दूरी की रणनीति है।
चेनार ब्रिज पर हमले से यूक्रेन ने रूस की आपूर्ति और सैनिकों की आवाजाही को जड़ से काट देता है। RR 280 हाईवे पर हमले रूस द्वारा क्रीमिया आने जाने के लिए भेजे जा रहे वाहनों को अपंग कर देते हैं। यूक्रेन क्रीमिया के भीतर तेल डिपो और टर्मिनलों पर हमले कर प्रायद्वीप पर मौजूद ईंधन को खत्म कर रहा है और ये उन समस्याओं को और बढ़ाता है जो उसके हमले कब्जे वाले यूक्रेन के भीतर पैदा कर रहे हैं। क्रीमिया के लिए अंजाम साफ दिख रहा है। यूक्रेन अपनी डी-रूसीकरण रणनीति के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है और रूस इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ नजर आ रहा है। मध्यम दूरी का अभियान इसे संभव बना रहा है। बेहेमत जैसे ड्रोन यूक्रेन के शस्त्रागार में 1 साल पहले तक नहीं थे। अब ये ड्रोन रूसी मोर्चे पर संचालन को सीमित कर रहे हैं क्योंकि ये पीछे के इलाकों में कमांड सेंटरों, रसद तंत्र और सैनिक जमावड़ों को तबाह कर रहे हैं। क्राइमिया के लिए जो मोर्चे पर नहीं है, स्थिति अलग है। यह प्रायद्वीप रूस के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता था जहां से वो सैनिकों को तैनात कर सके और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में उपकरण भेज सके। जैसे जैसे यूक्रेन के ड्रोन और ताकतवर और दूर तक पहुंचने वाले होते जा रहे हैं, वह सुरक्षित ठिकाना अब एक नर्क बन गया है। क्राइमिया पर सीधे हमले हो रहे हैं और यह उस रसद नाकाबंदी कार्यक्रम का असर महसूस कर रहा है जो प्रायद्वीप की ईंधन आपूर्ति को रोक रहा है। ईंधन की भारी कमी है। मई के अंत से सेवास्तोपोल में मोटर चालकों को प्रति वाहन 20 लीटर ईंधन ही मिल रहा है और कंटेनरों में भरना पूरी तरह प्रतिबंधित है। क्राइमिया से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें कतारें आंखों से ओझल होने तक फैली हुई हैं और उनके साथ साथ उन ईंधन ट्रकों के जलते हुए मलबे की तस्वीरें भी आ रही हैं जिन्हें प्रायद्वीप का समर्थन करना था। क्राइमिया के सभी पेट्रोल पंप अब पूरी तरह खाली हैं। यूक्रेन युद्ध फिर से उन 15 लाख कब्जा करने वालों तक जा रहा है जिन्हें पुतिन ने भेजा था, लेकिन क्राइमिया की रणनीति इससे कहीं बड़ी है। अलगाव ही लक्ष्य है। क्राइमिया के पेट्रोल पंपों की कतारें अलगाव का स्पष्ट संकेत है। यूक्रेन ईंधन की आपूर्ति काट रहा है, लेकिन साथ ही वह उन क्राइमियाई रक्षा व्यवस्थाओं को भी नष्ट कर रहा है जिन्हें पुतिन ने खड़ा किया है। प्रायद्वीप पर हमलों का एक अभियान पुतिन की क्राइमिया में स्थिति को टिकाए रखना असंभव बनाने के लिए तैयार किया गया है। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो क्राइमिया रूस के लिए एक सैन्य संपत्ति के रूप में धीरे धीरे बेकार होता जा रहा है। हाँ, ड्रोन टीमें अब भी प्रायद्वीप से यूक्रेन के शहरों पर हमला कर सकती हैं। काला सागर बेड़ा पीछे हट गया है। अब यूक्रेन क्राइमिया और कब्जे वाले इलाकों के बीच के रसद मार्ग काट रहा है। सड़कों को काट देना उसे अलग थलग करने की कुंजी है, जिससे क्राइमिया रूस के लिए बेकार हो जाएगा। यूक्रेन के लिए बात पुतिन को प्रायद्वीप पर अपनी पकड़ छोड़ने पर मजबूर करने की है। अगर यूक्रेन नियंत्रण वापस ले ले तो वह बुद्यांस्क और मारियोपोल जैसे कब्जे वाले इलाकों तक पहुंच सकता है और आजोव सागर में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर सकता है। क्राइमिया मुख्य कड़ी और केंद्र बिंदु है। यूक्रेन और रूस दोनों जानते हैं प्रायद्वीप की लड़ाई में पहल यूक्रेन ने की है। इन सबके साथ साथ ये बात भी जुड़ी है कि क्राइमिया में रूसी सैन्य उपस्थिति बनाए रखना पुतिन की प्राथमिकता है। इसका मतलब है कि यूक्रेन के हमलों का मुख्य दबाव प्रायद्वीप के नागरिकों और पुतिन की स्थापित कठपुतली सरकार पर है। उस सरकार को यह समझाना पड़ रहा है कि पेट्रोल पंपों पर ईंधन क्यों नहीं है और रूस की रक्षा प्रणाली क्यों पूरी तरह से यूक्रेन के ड्रोन को रोकने में नाकाम हो रही है, चाहे वह क्राइमिया में हो या कब्जे वाले इलाकों के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन उस चीज को जिसे पुतिन की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक माना जाता है, एक ऐसे बोझ में बदल रहा है जिसे पुतिन बनाए नहीं रख सकते। क्राइमिया को अलग थलग करके यूक्रेन रूसियों को मुख्य भूमि के कमजोर हिस्सों पर सीधे हमला करने से रोकता है। यूक्रेन पुतिन को मुश्किल फैसलों के लिए मजबूर करता है। रूस अगर क्राइमिया में और ज्यादा रक्षा संसाधन भेजता है तो वह मोर्चे पर और अपने ही इलाके के भीतर कमजोर पड़ जाता है। अगर यूक्रेन द्वारा नष्ट चीजों की भरपाई न हो तो क्राइमिया हमलों के लिए असुरक्षित हो जाता है, जिससे 15 लाख कब्जाधारियों के बाहर जाने का संदेश मिलता है। चेनार ब्रिज कब्जे वाले क्राइमिया के लिए जीवन रेखा था। इसी कारण इसे गर्दन की मुख्य नस कहा था, जिसे यूक्रेन ने नए ड्रोन से काट दिया। रूस मरम्मत पर दिन रात काम करेगा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही पुल को फिर से चालू कर दिया जाए, बेहीमौत और उसके एफपी साथी वहां घात लगाए बैठे हैं, दोबारा हमला करने के लिए तैयार है। अन्य जमीनी रास्ते और केर्च पुल खतरे में हैं। ये क्रीमिया को रूसी नियंत्रण से मुक्त करने का
आखिरी चरण है। बेहीमोथ आ गया है। चेनार पुल तो सिर्फ शुरुआत है। सिर्फ बेहीमोथ ही नहीं, RR-280 राजमार्ग पर एक और यूक्रेनी ड्रोन रूसी लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहा है। युद्ध देवी मॉरिगन क्रीमिया में रूस की आपूर्ति लाइनों को पंगु बना रही है। हमारे वीडियो में जानिए इस नए ड्रोन के बारे में और ये भी कि यूक्रेन इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन युद्ध के ताज़ा घटनाक्रमों पर रोजाना अपडेट्स मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।